दोस्तों पहले अक्सर हम लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी बड़ी पावरफुल है या फिर वहां की गवर्नमेंट। लेकिन अब ये डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं कि वहां की जो आर्मी है, वहां की जो सेना है, वो डोमिनेट करती है ओवर गवर्नमेंट। ये मान के चलिए कि उसकी सेना के पास में इतनी ताकत आ चुकी है कि वो केवल एक काम नहीं कर सकती और बाकी सारे काम कर सकती है। वो कौन सा काम है जो कि पाकिस्तान की सेना नहीं कर सकती है? वो मात्र एक काम वो है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है और बाकी पाकिस्तान की सेना हर काम कर सकती है। यहां तक कि अगर उसको यह भी काम दे दिया जाए कि सरकार चलानी है तो सरकार चलाएंगे वो। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपने ओहदे को बढ़ा लिया है, फील्ड मार्शल से वो सीडीएफ बन चुके हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से डिफेंस पावर बढ़ती हुई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, वैसे वैसे वहां की डेमोक्रेसी कोलैप्स होती जा रही है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होना आम बात रह जाएगी। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने अब तक अपने संविधान के अंदर 4 बार संशोधन नहीं, संविधान को ही खत्म करके वापस से बनाया है? कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, पाकिस्तान जैसे देश में ही हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बारे में आयरलैंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह पढ़ाया जाता है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाता है। नवाज शरीफ ने जो भ्रष्टाचार किया था उसके लिए भी आयरलैंड के जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनको वहां पर लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। तो पाकिस्तान की सेना जो है वो अब डोमिनेट करने वाली है ओवर गवर्नमेंट। किस तरीके से फेडरल कोर्ट बनाया गया है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट कहां से आया। आपको पता है कि हम लोग कॉलोनाइज कंट्री रह चुके हैं, ब्रिटिश एम्पायर ने भारत के ऊपर राज किया है। 1935 का जो इंडिया अमेंडमेंट एक्ट था या इंडिया एक्ट जो था, उसके अंदर एक प्रोविजन किया गया था कि भारत के अंदर एक फेडरल कोर्ट होगा। फेडरल कोर्ट के ऊपर भी एक प्रिवी काउंसिल होगी। अगर आप लोगों ने कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ा है तो भारत के अंदर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन इसके साथ में ही एक प्रिवी काउंसिल भी बना दी गई थी जो कि ब्रिटेन के अंदर हुआ करती थी। मतलब भारत के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया गया है, फेडरल कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, वो कोई लास्ट डिसीजन नहीं हुआ करता था, उसके ऊपर भी प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन के अंदर हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती थी, और वहां से डिसीजन बन के आता था, उसको वेरीफाई होके और फिर इंडिया के अंदर वो अप्लाई हुआ करता था। अब ऐसा ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। खैर, यहां पर ब्रिटेन का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है एफसीसी, उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसकी पावर जबरदस्त रखी गई है। ये मान के चलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट जो है और बना दिया गया है। इससे परेशान होकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लगभग 3 से 4 जजों ने वहां पर रिजाइन दे दिया है। तो वहां के जो जज है जुडिशरी के, उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया है। तो शहबाज शरीफ अब ये खुद सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस तरीके से कंडीशन जो है हो चुकी है। आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ जब एससीओ की मीटिंग के अंदर गए थे चाइना के अंदर, और वहां पर यह पूछा गया था कि भारत के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको लेकर क्या आपका डिसीजन है, तो शहबाज शरीफ ने फोन कर दिया था आसिम मुनीर को कि यहां पर आना है और जवाब देना है। आसिम मुनीर पहली फुर्सत के अंदर ही पहुंच गया था चाइना, और वहां पर चाइना ने जो क्वेश्चंस पूछे थे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और वहां पर जवाब दिया था आसिम मुनीर ने, क्योंकि वहां पर जबान नहीं चल रही थी शहबाज शरीफ की, इसलिए आसिम मुनीर को जवाब देने के लिए बुलाया गया था। बड़ा विस्तार से बात करेंगे। Cleared by Pakistan's parliament, the 27th constitutional amendment bill will set up a federal constitutional court। मतलब पाकिस्तान के अंदर 27th constitutional amendment जो है वो किया गया है, उसको फाइनली पास कर दिया गया है, जिसके बिहाफ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज जो है उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप क्या मानते हैं जिंदगी के अंदर क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करियर के अंदर कितना फोकस्ड हैं, कितना कंसंट्रेट हैं। लेकिन आज हम लोग जिस तरीके से जिस दुनिया को जी रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के साथ में, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये इजीली जो है वो किसी भी यूथ को मिसगाइड कर देते हैं कि आखिरकार दुनिया की चकाचौंध कहां पर है।
और इसी बिहाफ पर कई ऐसे कंटेंट को परोस दिया जाता है जिसको लेने के लिए यूथ जो है वो तैयार नहीं होता है और वो अपनी लेन को, अपने पाथ को चेंज कर लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने टारगेट को हासिल करें 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में, या फिर आप हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। बात है जीत की, बात है कि टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 13 नवंबर को पाकिस्तान की जो असेंबली है, सीनेट है, उन्होंने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है इसको स्ट्रांगली जो है मतलब पास कर दिया है। इसका अपोज जो है, प्रोटेस्ट इसके बारे में भी किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिजाइन भी वहां से दे दिया। तो एलएचसी जस्टिस जो है उन्होंने महमूद मिर्जा ने वहां से रिजाइन कर दिया है। ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी क्या कोई कोर्ट जो है एफसीसी वो हो सकती है, क्या हमारे डिसीजन को क्या वो रिव्यू करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है। 27th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर बेसिकली कुछ बातें लिखी गई हैं। बात यह है कि एफसीसी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सभी मायने के अंदर सभी मामलों को देखेगी। खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो उसको रिव्यू करने की जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी एफसीसी के पास में होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास में दो तरीके के अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्मित हो चुके हैं। एक तो खुद सुप्रीम कोर्ट है और उसके ऊपर एफसीसी है। इस बात से नाराज होकर ही जजेस ने क्या किया यहां पर। अब देखिए पहली बात तो क्या है कि नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाया गया है। यह संविधान से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 36 तक, 35 तक, फिर 36 से डीपीएसपी स्टार्ट होता है। तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी अगर जुरिडिक्शन देना है तो वो या तो हाई कोर्ट देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट देगा। यही तो बात होती है। इसीलिए फेडरल कोर्ट जो है पाकिस्तान का, उसने ये भी कहा है कि हम लोग मौलिक अधिकार के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, अब सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मामलों की ही सर्वोच्च अदालत रहेगी। उसके अलावा सारे फैसले जो है वो एफसीसी के पास में चले जाएंगे। सेना प्रमुख आसिम मुनीर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने रहेंगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर? ये जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर आजीवन इस पद का बेनिफिट लेते रहेंगे। सारी फैसिलिटीज उनको मिलती रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास नहीं हो जाता और उनको उस पोस्ट से हटा नहीं दिया जाता, तब तक ये जो है अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। पहले फील्ड मार्शल थे, अब इनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेड जो है इनके वो बना दिया गया है। पाकिस्तान के इतिहास में केवल ऐसा 2 बार ही हुआ है। इससे पहले आयूब खान जो कि पहले इस पोस्ट पर थे और अब दूसरे जो है वो आसिम मुनीर रह चुके हैं। भारत के अंदर भी ऐसा 2 बार ही हुआ है। एम मानिक शॉ, उनका नाम सुना होगा आपने, 1971 के वॉर के अंदर उनको भी इसी पद पर जो है नवाजा गया था। तो भारत के अंदर भी 2 जो है 2 हमारे सेना प्रमुख इस पर रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि आप देखिए, सेना प्रमुख जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें से केवल और केवल आर्मी के जो चीफ हैं उनके पास में अधिकार होगा कि वो इस पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं। मतलब आसिम मुनीर जिस पोस्ट पर हैं उस पर केवल आर्मी के जो चीफ है वही वहां पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पहुंच सकता है। और तीनों को जो कंट्रोलिंग करेंगे वो कौन होंगे? वो सीडीएफ होंगे, जो कि आसिम मुनीर है। अभी ये तीनों को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से इनकी जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। हियरार्की जो है, अगर हम लोग वहां पे कोर्ट के देखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के साथ साथ में वहां पर शरीयत कोर्ट जो है वो भी लागू होता है कि मतलब कोई अगर व्यक्ति है वो ठीक ढंग से अपने रिलीजियन की प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनके वैल्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर ये जो कोर्ट है वो उस पर डिसीजन लेती है। और फिर थर्ड हायरार्की पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो चेंजेस कहां पर हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट इस लेवल पर वहां पर चेंज किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट इन लाहौर पंजाब, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए अलग कोर्ट जो है वो काम करता है। सिंध हाई कोर्ट है, फिर पेशावर है, बलूचिस्तान है और इस्लामाबाद, ये जो हाई कोर्ट है वो वहां पर काम करते हैं। तो 6 हाई कोर्ट जो है वो आज किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में है। आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान संविधान बदल रहा है। क्यों?
क्योंकि बात यह है कि यहां पर कुछ आप देखिए कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों की नियुक्ति करेंगे। मतलब पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में दे दी गई है। आर्मी के जो चीफ है उन्हीं को इस पद पर बैठाया जाएगा। साथ ही के अंदर सरकार को अब अधिकारियों की फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे विशेष रैंक देने की मंजूरी होगी। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अब सीधा सीधा क्या करेगी, सीधा सीधा वहां पर इंटरप्शन करने को तैयार है। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसके अंदर भी जो जज बनाए जाएंगे वो भी सरकार के ही द्वारा बनाए जाएंगे। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कोर्ट के डिसीजन डिपेंड करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, और पूरा डिफेंस जो है वो काम करेगा किसके, मतलब ओवर द गवर्नमेंट से भी ऊपर जो है वहां की सेना काम करेगी। तो कब तक पलट हो जाए पाकिस्तान के अंदर उसका आप कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो 27वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है उसका विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है, और वहां पर बहुत सारे जो जज हैं वो अब इस्तीफा देने को तैयार हैं कि यार हमसे भी ऊपर कोई बैठ चुका है क्या आके, हमारे ऊपर भी कोई डिसीजन लेकर आ गया। वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का इसके अंदर क्या इंटरप्शन है, जबकि जो जुडिशरी है वो तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के दबाव में उसका डिसीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या, सरकार जो है वो फेडरल कोर्ट को बना रही है, और वो फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। इसका अर्थ ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, कोर्ट है नहीं, कौन है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेगा, मूव कर लेगा, उसको मोशन देगा। दोस्तों हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में आप लोग जरूर जुड़िएगा। जैसे एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, रतन टाटा है, मार्क जुकरबर्ग है, वो किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे उन्हीं टेक्निक्स को मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बताया है। आप इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज एंड 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए है। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।